हेलो एंड वेलकम प्लस क्लासेस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। हमने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट किया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स करें। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो रिविजन्स की रिक्वायरमेंट है। मॉक टेस्ट्स लगाएं और देखें आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बहुत दिनों से आप लोगों को मेरा लेक्चर नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ कि मेरा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आज किसी न किसी तरीके से 1-2 घंटे निकाल के आप लोगों के लिए लेक्चर पे MCQ सेशन प्रिपेयर किया। आज हम इस MCQ सेशन में वेब टेक्नोलॉजी और ईमेल के बेस पे कुछ MCQs करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ MCQs किए थे, लेकिन आज के इस MCQ सेशन में हम ईमेल और वेब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरह से पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला MCQ आपके स्क्रीन पे बहुत ही आसान MCQ है। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ईमेल। ईमेल के फादर किन को माना जाता है? ऑप्शन ए इज मार्क एंडरसन, ऑप्शन बी इज एरिक बीना, ऑप्शन सी इज रे टॉमलिंसन, ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द अबव। तो इनमें से किन को फादर ऑफ ईमेल कंसिडर किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मुझे ज़्यादा इसमें जो है टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। सो द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रे टॉमलिंसन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ईमेल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिनक्स वॉज डेवलप्ड बाय। हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हमारे पास ग्राफिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो हमारे पास जो टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट्स लिनक्स। तो ये किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए इज थॉमस डेविड, ऑप्शन बी इज एरिक बीना, ऑप्शन सी इज मार्क एंडरसन, ऑप्शन डी इज थॉमस डिकी। तो आपने बताना है लिनक्स किसने डेवलप किया था। ये टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र है, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र है, या आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो ये किसने डेवलप किया था? आप लोगों को मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, आप लोगों को पता है। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन डी, थॉमस डिकी। आई एम श्योर आप लोगों को इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो प्रेजेंट CEO जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वर्ल्ड वाइड वेब के, वो कौन है? अभी के टाइम में 2010 में ये अपॉइंट हुए थे, लेकिन अभी तक ये चल रहे हैं। कौन है ये शख्स? ऑप्शन ए इज़ गोरन माबी, ऑप्शन बी इज़ जाफर एम जैफे, ऑप्शन सी इज़ बॉब थॉम्पसन, ऑप्शन डी इज़ टिम बर्नर्स-ली। तो कौन है वो शख्स जो CEO ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब माने जाते हैं? ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पता है। अगर आप अपने नोट्स में चेक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बताया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज, आपने ऑलरेडी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज वॉज सेंट इन। पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कब भेजा गया है? ऑप्शन ए इज़ 1965, ऑप्शन बी इज़ 1971, ऑप्शन सी इज़ 1969, ऑप्शन डी इज़ 1985। ये क्वेश्चन इंक्लूड करने का बहुत ही ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है मेरा यहाँ पे, वो ये है कि SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका गलत आंसर किया था। देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कब भेजा गया था? नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि ईमेल जो है, आपने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने भी इस पे ऑप्शन बी पे टिक किया होगा, क्योंकि ईमेल जो है डेवलप किया गया था 1971 में, लेकिन रे टॉमलिंसन के द्वारा ये डेवलप हुआ था। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज अगर भेजा गया, दैट वाज सेंट इन 1965। ठीक है, MIT से ये भेजा गया। तो यह है पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। कभी कभी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट नेटवर्क्ड ईमेल। हालांकि ईमेल जो आया, कॉन्सेप्ट ईमेल, ये नाम जो ईमेल आया 1971 में वजूद में आया, तब से पहले ये मैसेज भेजा गया था, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एक बार पहले 1965 में MIT के द्वारा, लेकिन तब इसका ईमेल नाम नहीं था। इसलिए फर्स्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज अगर आपसे पूछा जाता है तो 1965 इज़ द आंसर, नॉट 1971। बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती की थी, ये चीज़ प्लीज़ आप याद रखें। अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हेन वाज ईमेल फर्स्ट डेवलप्ड इन, इट इज़ इन 1971, बट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज वाज सेंट इन 1965 बाई MIT। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम वेब सर्वर इज़। अगर हमने ईमेल को वेब सर्वर से एक्सेस करना है तो हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल की ज़रूरत है? ऑप्शन ए इज़ SMTP, ऑप्शन बी इज़ POP, ऑप्शन सी इज़ IMAP, ऑप्शन डी इज़ MIME। तो कौन सा हमारे पास वो प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम
एक ईमेल को वेब सर्वर से जो है एक्सेस कर सकते हैं, वो कौन सा हमारे पास ईमेल प्रोटोकॉल है। आपने ऑप्शन सेलेक्ट ही किया होगा। देखिए ये जो हमारे पास SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये तो हमें मेल भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन POP हमारे पास जो है वेब ब्राउज़र में हम यहाँ पे जो है हमारे इनबॉक्स में यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, उसके बाद हम मेल को देख सकते हैं। अगर हम वेब सर्वर पे ही, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने की, इसको ब्रेक करने की कोशिश करें, वेब सर्वर पे ही अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं ईमेल को, तो उसके लिए हमें IMAP, एक एडवांस्ड प्रोटोकॉल की जो POP का एडवांस्ड प्रोटोकॉल है वो है IMAP। तो IMAP के बारे में, IMAP 4 के बारे में मैंने आपको बताया था, POP 3 के बारे में भी हमने पढ़ा। तो IMAP है एडवांस्ड वर्जन, जहां हम वेब सर्वर पे ही मेल को पढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि इसको इनबॉक्स में हम जो है पहले डाउनलोड करें। चलिए, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। बैक स्कैटर क्या होता है? ऑप्शन ए इज part of the body of email of spam email. Option B is unsolicited email. Option C is person who sends spam emails. Option D is delivery report of junk email sent. बैक स्कैटर क्या होता है? देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो हमारे पास है अनसोलिसिटेड ईमेल जो है, इसको हम स्पैम भी कहते हैं। जो पर्सन हमें जो भेजता है कोई स्पैम ईमेल, उसे हम स्पैमर कहते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया है। तो इसके बाद हमारे पास है पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्पैम ईमेल, उसको हम क्या कहते हैं? स्पैम वर्टेज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एक और चीज़, जो हमारे पास जब हम मेल भेजते हैं जंक मेल, उसका एक डिलीवरी रिपोर्ट आता है, उसे हम कहते हैं बैक स्कैटर। याद रखें इस चीज़ को। तो डिलीवरी रिपोर्ट का जो जंक मेल का डिलीवरी रिपोर्ट आता है, फेलियर रिपोर्ट की मेल जो है आपने जो भेज दिया वो राइट ईमेल पे नहीं चला गया, इसलिए जंक आपको डिलीवरी रिपोर्ट फेलियर में आता है, तो उससे हम कहते हैं बैक स्कैटर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द HTML एंड HTTP स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड बाय। हमारे पास HTML और HTTP जो स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड्स कौन देता है? ऑप्शन ए इज ICANN, ऑप्शन बी इज इंटरनेट एसोसिएशन, ऑप्शन सी इज वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कौन है वो ऑर्गेनाइजेशन, कौन है वो कॉरपोरेशन जो ये स्टैंडर्ड्स फिक्स करती है, जो ये स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है? HTML और HTTP यानी कि कोई भी प्रोटोकॉल जो हमारे पास हो, या कोई भी हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अगर हो, तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो कौन फाइनलाइज करता है, कौन डिफाइन करता है? देखिए, मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बताया था। इंटरनेट के बारे में कोई भी चीज़ जो है वो ICANN फाइनलाइज करती है। ठीक है, यही असाइंड नेम्स एंड नंबर्स देती है, IP एड्रेस देते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर कोई एसोसिएशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो हमें, जिसके बारे में हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इसका जो भी स्टैंडर्ड फिक्स करता है वो करता है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अभी प्रेजेंट CEO कौन है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस? इसमें से कौन सी लैंग्वेज है ऐसी जो वेब पेज बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है? हालांकि हमारे पास बहुत सारे वेब पेज डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज हैं, .NET है और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, लेकिन इनमें से आपने बताना है कौन सी लैंग्वेज वो है जो वेब पेज डेवलप करने के लिए, यानी कि वेबसाइट डेवलप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इज़ HTML, ऑप्शन बी इज़ C, ऑप्शन सी इज़ पास्कल, ऑप्शन डी इज़ बेसिक। कौन सी है वो लैंग्वेज जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है? बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, इट इज़ HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें टैग्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सब कुछ जो रहता है वो टैग्स में ही रहता है, इसलिए इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो ये है हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज जो हम वेबसाइट डेवलप करने के लिए या वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेबसाइट क्या होता है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्मेट क्या है इनमें से? ऑप्शन ए इज name@website.info, ऑप्शन बी इज name@website.info, ऑप्शन सी इज www.nameofwebsite.com, ऑप्शन डी इज name.website.com। आपके पास 4 फॉर्मेट्स बताए गए हैं। इन 4 फॉर्मेट्स में आपने बताना है कि करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है ईमेल का।
ठीक है। अक्सर बच्चे जो है वो गलती कर बैठते हैं कि अक्सर वो देखते हैं कि .com लास्ट में हो तो करेक्ट है। देखिए .com ज़रूरी नहीं है कॉमर्स के लिए, अब मिलिट्री पर्पज़ के लिए होगा या किसी और पर्पज़ के लिए होगा या कंट्री बेस पे होगा, वो अलग अलग हो सकता है हमारे पास डोमेन है। लेकिन करेक्ट फॉर्मेट अगर आपने इसमें पहचाना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहचाना तो मैं आपको बता दूं ये हमारे पास रहता है करेक्ट फॉर्मेट। ये हमारे पास ईमेल सेपरेटर, ये हमारे पास है डोमेन, ठीक है, ये हमारे पास रहता है बाकी पार्ट ऑफ द ईमेल, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट फॉर्मेट है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ा है, इसमें ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ ऑप्शन बी। अगर आप लोगों का गलत हो गया है तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, अक्सर ये एग्जाम में गलत हो ही जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे .com देख लिया तो ये देख लिया तो चलो कर दिया इस पर टिक, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, सेपरेटर होना चाहिए इसमें जो है, ये आपके पास डोमेन होना चाहिए, ये हमारे पास डोमेन है, ठीक है, यूज़र नेम होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपने देखनी है आप पहले, ठीक है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है ऑप्शन। जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में, पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर को क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच इज़ द शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग न्यू ईमेल ऑन आउटलुक। अगर आपने आउटलुक जो हमारे पास यूज़र एजेंट है, अगर हमने उसमें ईमेल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा शॉर्टकट है, डायरेक्टली ईमेल क्रिएट करना। जैसे हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं वर्ड में, एक्सेल में, उसमें मैंने आप लोगों को शॉर्टकट्स बताए हैं। इसी तरह अगर आपने आउटलुक में ईमेल नया क्रिएट करना है, उसके लिए आपके पास कौन सा शॉर्टकट है। ऑप्शन ए इज़ CTRL Ctrl+F, ऑप्शन बी इज़ Ctrl+E, ऑप्शन सी इज़ विंडोज़ की +N, ऑप्शन डी इज़ Ctrl+N। कौन सा है वो शॉर्टकट जो आप आउटलुक में इस्तेमाल करते हैं अगर आप नया ईमेल क्रिएट करना चाहें तो। आउटलुक में आपको बता दूं ये हमारे पास एक यूज़र एजेंट है जो आप अपने सिस्टम में अक्सर जहाँ पे हम बड़े बड़े कॉरपोरेशन में काम करते हैं, वहाँ पे आपको ये आउटलुक जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद आप ईमेल को इसी के साथ लिंक करते हैं। फिर अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ना भी हो तब भी आप यहाँ से ईमेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कौन सा शॉर्टकट है आउटलुक में अगर आप नया ईमेल क्रिएट करना चाहें। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, आई एम श्योर आपने सेलेक्ट किया होगा, बट दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 10 क्वेश्चन में अभी आपने 10 के 10 करने चाहिए, अगर 10 नहीं हो एटलीस्ट 8 होने चाहिए अभी तक आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हेन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एन ईमेल आर ऑन सेम सिस्टम। जब सेंडर और रिसीवर सेम सिस्टम पे होंगे तो हमें किन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन ए इज़ IP, ऑप्शन बी इज़ डोमेन, ऑप्शन सी इज़ मेल सर्वर्स, ऑप्शन डी इज़ यूज़र एजेंट्स, ठीक है। एक शख्स जो है, एक सिस्टम है हमारे पास, इसी पे हमारे पास सेंडर भी है, इसी सिस्टम पे जो है रिसीवर भी है। कभी हम जो है मेल अपने सिस्टम पे ही अपने आप को ही भेजते हैं तो उसके लिए हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे किसी और ईमेल पे भेज देते हैं। तो एक ही सिस्टम पे है दोनों, जो हमारे पास दोनों ईमेल्स हैं, जहाँ पे हमने ईमेल जहाँ से हमने भेजा, जहाँ पे हमने रिसीव करना है, वो एक ही सिस्टम में, ठीक है, हमने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैंने आपको पढ़ाया था अच्छी तरह से किस तरह से हमारे पास जो मेल होता है, जब हम ईमेल भेजते हैं वो पहले कहाँ पे होता है, यूज़र एजेंट से भेज देते हैं। उसके बाद हमारे पास मेल सर्वर्स होते हैं, उसके बाद जो रिसीवर होता है उसका मेल सर्वर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका यूज़र एजेंट होता है रिसीवर का, ठीक। इस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप अपने नोट्स में एक बार देखें तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हम एक ही सिस्टम पे भेज रहे हैं मेल तो उस पर हमें मेल सर्वर्स की बिल्कुल ज़रूरत, 2 मेल सर्वर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक ही मेल सर्वर की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें 2 यूज़र एजेंट्स की ज़रूरत है, यानी कि अगर हमने आउटलुक में किसी को कॉन्फ़िगर किया है, दूसरे को हमने दूसरे ब्राउज़र में कॉन्फ़िगर किया है, तो हम वहाँ पे भेज सकते हैं मेल, तो वहाँ से हम दूसरे जो है यूज़र एजेंट से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट, याद रखें, अगर हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स पे मेल भेज रहे हैं तो यहाँ पे इसका यूज़र एजेंट, इसके बाद इसका मेल सर्वर दूसरे सिस्टम का मेल सर्वर रिसीव करेगा, उसके बाद उसके यूज़र एजेंट को देगा। ये जो हमारे पास मेल सर्वर है इसको कभी हम मेल यूज़र एजेंट भी कहते हैं। तो जब हम दो लोगों के दरमियान भेजते हैं कोई ईमेल, उसके बाद उसके लिए हमें 2 यूज़र एजेंट्स और 2 मेल सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, या 2 मेल यूज़र एजेंट्स भी कह सकते हैं आप। 2 मेल यूज़र एजेंट्स और 2 यूज़र एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर एक ही सिस्टम पे भेज रहे हैं उसके लिए 2 यूज़र एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। याद रखा आपने ये चीज़, अच्छी तरह से इसको जहन में रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास,
SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हमारे पास है यूजेस विच पोर्ट नंबर। ये क्वेश्चन अब पूछने लगा है, SSB पोर्ट नंबर्स के बारे में क्वेश्चन पूछने लगा है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ जहन में होना चाहिए। क्या है पोर्ट नंबर SMTP का? ऑप्शन ए इज 22, ऑप्शन बी इज 23, ऑप्शन सी इज 24, ऑप्शन डी इज 25। तो क्या है पोर्ट नंबर SMTP का? अगर आप लोगों को याद होगा तो जल्द से जल्द आप टिक करें इस पर, ठीक है, आप क्लिक करें अपने आंसर पे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बता दूं कि 25 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सर अब हम याद कैसे रखें? बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स हैं, उनके जो पोर्ट नंबर्स हैं कैसे याद रखें, वो भी तो हमें पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आपके लिए मैंने यहाँ अजाला किया हुआ है, वो आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं जहाँ पे आप हर एक, आपके पास जो जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हमने अभी तक पढ़े हैं उनके पोर्ट नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो आप याद रखें। FTP के लिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए हमारे पास 21 है। टेलनेट के लिए 23 है, SMTP के लिए 25 जो हमने अभी देखा, DNS के लिए 53, HTTP के लिए 80, DHCP के लिए 67, 68। यहाँ मैं बता दूँ जहाँ पे दो हमारे पास हैं, एक सेंडर के लिए होता है, एक रिसीवर DHCP के लिए होता है, ये याद रखें। इसी तरह पॉप के लिए हमारे पास 110 है। SNMP के लिए सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसके लिए 161, 162 है। HTTPS के लिए हमारे पास 443, याद रखिए। HTTP के लिए 80, HTTPS के लिए ये होता है HTT हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल खाली, ठीक है। तो इसका है 443। IMAP के लिए 143 हमारे पास। ICMP इंटरनल कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो हमारे पास है, इसका पोर्ट नंबर है 1, ठीक है, सीरियल 1। इसी तरह IGMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल जो है, इस अगर हम ग्रुप में मैसेज भेजना चाहते हैं, इसका हमारे पास पोर्ट नंबर है 2। ये पोर्ट नंबर्स आप याद रखें। अगर कोई भी पोर्ट नंबर आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को पोर्ट नंबर्स याद रखने में, जो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे याद रखेंगे आपको वहाँ पोर्ट नंबर्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ ये याद रखें, ये पोर्ट नंबर्स, इसमें से क्वेश्चन पूछने लगा है। अब SSB कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। आप बिल्कुल ये परेशान ना हो जाएं कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। आप देखें JEE के एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी जो है SSB ने इशू किए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। कभी भी SSB आप लोगों को कॉल कर सकता है एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ मेक श्योर अभी तक आपने इतनी मेहनत की है, अब लास्ट में आप थोड़ा सा ढीला ना पड़ जाएं। अगर आप लास्ट में ढीला पड़ गए तो पूरी आपकी मेहनत जो है अभी तक जो आपने की है वो ज़ाया हो जाएगी। प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस मेहनत को ज़ाया ना करें। अभी रिविजन्स करें, मॉक टेस्ट लगाएं, अभी बाकी सब काम जो हैं उनको छोड़ के आप सिर्फ प्रिपरेशन पे लग जाएं, ठीक है। हम लोग आप लोगों के साथ है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता है तब तक हम आपके साथ हैं, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपके लिए लेक्चर्स लेके आ जाएंगे, MCQ सेशंस लेके आ जाएंगे, ताकि आपकी रिदम बनी रही, ठीक है। चलिए आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। हमारी बहुत सारी मसरूफियात के बावजूद हम 1-2 घंटे निकाल के आप लोगों के लिए लेक्चर ले आते हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपका ये लेक्चर कैसा लगा, ताकि हम आगे भी मेहनत करते रहें। चलिए आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, आस पड़ोस का ख्याल रखें। बाय।